संप्रेषण, जैसा कि हम जानते हैं कि संप्रेषण का हमारे मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। हम अपनी बातों को कहने के लिए या फिर दूसरे के विचारों को जानने के लिए संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। हम दूसरे की भावनाओं को संप्रेषण द्वारा जान सकते हैं या फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर संप्रेषण, किसी समाज में अगर संप्रेषण ना हो तो समाज विघटन हो सकता है, समाज का मनोबल गिर सकता है। इसी तरह अगर समूह जीवन निरस्त हो सकता है, क्योंकि अगर हम किसी के व्यक्तियों को, भावनाओं को जानेंगे नहीं तो हम कैसे बता पाएंगे कि वह व्यक्ति क्या चाहता है या फिर वो क्या कहना चाहता है। इसी प्रकार अगर हमें किसी की भावनाओं या व्यक्तियों विचारों को जानना है या फिर अपने भावनाओं विचारों को प्रकट करना है तो हमें संप्रेषण करना चाहिए या फिर इसे कम्युनिकेशन भी कहते हैं। रॉबिन्स 2009 के अनुसार संप्रेषण का आशय अर्थ के अंतर एवं उसको समझने से। इन्होंने अपनी परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी विचार कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो तब तक वह महत्वपूर्ण माना नहीं जा सकता जब तक कि उसका अंतर आम लोगों में न किया जाए और वो उसको समझे नहीं, तब तक वह निरर्थक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रेषण का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम संप्रेषण के बाद जानने के बाद इसके प्रकार को जानते हैं। संप्रेषण दो प्रकार का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन। एक पॉइंट छूटा ना, संप्रेषण मीन्स जो है विचारों का आदान प्रदान, और वो जब तक अर्थपूर्ण नहीं होता तब तक विचार प्रदान नहीं कर पाते हैं। तो मेन पॉइंट वही है, आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण दो प्रकार का होता है, वाचिक संप्रेषण यानी वर्बल कम्युनिकेशन एंड अवाचिक संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि वाचिक संप्रेषण में वर्बल कम्युनिकेशन जो है, इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी इसमें आप शब्द का, वाक्य का, सेंटेंस का आज का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग खड़े तो हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके हाव भाव, शारीरिक मुद्राएं आदि के बारे में पता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार में होता है तो एरो कॉन्फिडेंस होता है, जबकि इस प्रकार में सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऐसे बॉडी पोस्चर एरोगेंस लगता है। नेक्स्ट, धीरे धीरे बोलो ना, लोग उतार भी रहे हैं ना, तब धीरे धीरे बोलो। अब हम देखते हैं इसके बाद पाई चार्ट के माध्यम से आपको बताते हैं कि जब हम किसी सामने कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या फिर किसी सामने कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा 55% साइकोलॉजी होता है, मतलब हम उसको किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार फिजियोलॉजी। उसके बाद वॉइस टोन, हमारे लिए मतलब हमारी वॉइस टोन की पिच क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये 38% डिसाइड करता है। उसके बाद वर्ड्स, जो हम बोलते हैं, जो शब्द हम चुनते हैं, जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं या फिर प्रेजेंटेशन में, वो 7% डिसाइड होते हैं। फिजियोलॉजी मीन्स शारीरिक, जो हमारी दैहिक जो हमारी अभिव्यक्ति होती है, कैसे खड़े हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, ये हमारी फिजियोलॉजी। इसके बाद मैंने क्या ध्वनि का जो है हमारी है, उसका क्या पिच है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी 100% में डिवाइड किया गया है। आप देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन 35% यानी कि ओरल एंड रिटन। ओरल एंड रिटन में आप देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वर्ड 7% है जो कि वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन में 38% भी वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ये जानना होगा कि आपको ये वर्बल कम्युनिकेशन इसमें कैसे है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो इसमें एक पैरा लैंग्वेज आगे आपको पढ़ाएंगे, पैरा लैंग्वेज आता है, इसमें वॉइस टोन का प्रयोग करते हैं और उसमें ये वॉइस टोन होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन ओरल तो हो गया 7%, जबकि रिटेन हो गया 7%, जबकि ओरल जो होता है हमारे वॉइस टोन में आता है। इस प्रकार इस 38% में हमारा कुछ परसेंट आपका वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। बाकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कई लोग हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज अलग अलग प्रकार है, इन सभी बॉडी लैंग्वेज के अलग अलग मायने होते हैं।